हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे राष्ट्र गौरव एंड एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस सेक्शन से जो है 20 एमसीक्यूज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है यहाँ पे। जीके जीएस आपका जो है अगर स्ट्रांग है तो आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकेंगे। तो जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको एनवायरमेंटल साइंस की बुक आती है, राष्ट्र गौरव की बुक आती है, आप उसको परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला है ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए फूड चेन क्या होता है? फूड चेन यानी कि एक दूसरे के लिए खाने के लिए हम जो है डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ईगल होता है वो स्नेक को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग फ्लाइज पे खाता है और फ्लाइज फ्लावर पर डिपेंड होता है। तो ये क्या है? एक फूड चेन हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे फूड चेन के जो इंटरकनेक्शन होता है यानी कि उनके समूह को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड चेन, जटिल खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल, फूड साइकिल, खाद्य चक्र या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि बायोमास का पिरामिड। तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं हम फूड वेब, खाद्य जाल कहते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे चैन का समूह है तो उसको, बहुत सारे फूड चैन का समूह है तो उसको क्या कहेंगे? फूड वेब। क्लियर? ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर अ कम्युनिटी बाय द वे ऑफ, यानी कि किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्वों के पहुंचने का रास्ता क्या होता है? तो देखिए फूड चेन में 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर ही होता है जो कि किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, वो उत्पादक होता है प्रोड्यूसर। क्लियर? तो यहाँ पे जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है वो कम्युनिटी में पहुंचाना है तो सबसे पहले कौन पहुंचाएगा? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है और डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर आ कम्युनिटी बाय वे ऑफ द प्रोड्यूसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा कंपोनेंट है जो कि बाहर से आता है? एनर्जी, वाटर, टेम्परेचर या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है? बाहर से आती है। ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो है उसको ट्रांसफर करता है हाई लेवल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जो कि बाहर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटार्क्टिका इज लोकेटेड एट। तो एंटार्क्टिका जैसे आपको पता होगा कि 7 अर्थ कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो उनमें से एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका अर्थ पे कौन से पोल पे सिचुएटेड है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर कर्क रेखा? तो ये साउदर मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ होता है साउथ पोल, उसको कहते हैं। वहाँ पर जो है एंटार्क्टिका जो है वो लोकेटेड है। तो जो 7 अर्थ कॉन्टिनेंट्स में से एंटार्क्टिका है वो साउथ पोल यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, वहाँ पे लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फॉर मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ इन। यूनाइटेड नेशंस की प्रथम मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मनुष्य और पर्यावरण पर कहाँ हुई थी? जकार्ता, जेनेवा, स्टॉकहोम या पेरिस में? तो 5 से 16 जून 1972 में जो ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया गया था, 5 से 16 जून 1972 में, और ये कंडक्ट कराया गया था स्टॉकहोम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 के बीच में कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट है EIA स्टैंड फॉर। तो देखिए इन्वायरमेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, तो डेवलपमेंट्स होने से, प्रोजेक्ट कंडक्ट कराए जाने से क्या होता है कि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे पड़ता है। तो उसको मेज़र करने के लिए कि किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एनवायरमेंट पे, उसको मेज़र करने के लिए क्या टूल है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसी को कहते हैं EIA। तो यहाँ पे देखिए EIA स्टैंड फॉर पर्यावरण प्रभाव आंकलन यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइज इज मेजर्ड इन। तो सभी को पता होगा कि ध्वनि यानी शोर को का मापन क्या होता है, किस में हम मेज़र करते हैं नॉइज़ को? तो ऑप्शन डी डेसिबल। डेसिबल में जो है हम नॉइज़ को मेज़र करते हैं। डी, स्मॉल डी और कैपिटल बी, DB भी लिखते हैं इसको। तो ज़्यादा नॉइज़ है तो ज़्यादा जो है हाई डेसिबल होगा, लो नॉइज़ है तो लो डेसिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाटा इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज्ड बाय। तो जो मिनीमाटा एवं तांत्रिक संबंधी डिसीज रोग है जो कि डैश के कारण होती है, किसके कारण होती है? तो मिनीमाटा जो डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, वो किसकी वजह से होती है? आयरन, लेड, मर्कुरी या फिर कैडमियम? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी मर्कुरी। मर्कुरी की कमी की वजह से जो है मिनीमाटा जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है वो कॉज होता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी जी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नीरी, NEERI इज लोकेटेड एट। तो नीरी क्या होता है? नीरी मीन्स नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, क्लियर, कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए नीरी का जो हेड ऑफिस है वो है नागपुर में, और इसके जो है 5 ब्रांचेज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। तो नीरी इज लोकेटेड एट नागपुर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए जामनगर, अहमदाबाद, नागपुर, विजयवाड़ा, तो ऑप्शन सी नागपुर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हेड ऑफिस कहाँ है नीरी का? नागपुर में है। उसके बाद इसके 5 ब्रांचेज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड एट। तो जो एरिया साइक्लोन वार्निंग यानी ACWC ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है जयपुर, गुंटूर, नांदेड़ और अहमदाबाद। तो ये जो साइक्लोन वार्निंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये 3 टायर में काम करता है। साइक्लोन वार्निंग जो डिसीजंस होते हैं, डिवीजन जो है वो 3 टायर में है। पहला दिल्ली में है, उसके बाद फिर 3 एरिया साइक्लोन वार्निंग है वो है कहाँ कहाँ पे? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पे। उसके बाद फिर 4 और साइक्लोन वार्निंग है वो भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अहमदाबाद है जो कि यहाँ पे मैच करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी अहमदाबाद। पहला दिल्ली में है, उसके बाद फिर सेकंड टायर पे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पे, उसके बाद थर्ड टायर पे भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट इज कंसर्न विथ। तो चिपको आंदोलन, यहाँ पे क्या होता था कि जो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, जिससे कि पेड़ों को काटने से रोका जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। तो उसके लिए चिपको मूवमेंट जो है चालू किया गया था, चलाया गया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्लांट ब्रीडिंग। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है चिपको मूवमेंट जो है चलाया गया था। 1973 में चांदी प्रसाद भट्ट जी थे, उन्होंने ये जो है मूवमेंट चलाया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी इनटू बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि निम्न में से कौन सा विकिरण जीवों में सबसे अधिक प्रवेश या भेदन क्षमता रखता है? अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, कॉस्मिक रेस। क्लियर? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है वो होती है गामा रेस की, गामा किरण की। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पे बीटा रेस की इंटरमीडिएट होती है और सबसे कम अल्फा रेस की होती है। ऑप्शन ए जो है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी किसकी होती है? तो ऑप्शन सी गामा रेस की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोल्यूटेंट्स रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ, यानी कि कोई ऐसा वाटर पोल्यूटेंट जहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, तो किस चीज़ का वहाँ पे किस चीज़ का ग्रोथ ज़्यादा होता है? बैक्टीरिया का, फंगाई का, लीचन यानी लाइकन का, या फिर एल्गे का? तो देखिए अगर कोई वाटर पोल्यूटेंट है वहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे एल्गे जो है वो ज़्यादा तेज बढ़ता है। एल्गे, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर ज़्यादा होगा एल्गे तो वहाँ पे जो वाटर क्वालिटी होगी उसको हार्म पहुँचता है, फूड रिसोर्सेज को हार्म पहुँचता है, हैबिटेट को हार्म पहुँचता है, और ऑक्सीजन लेवल जो है रिड्यूस करने लगता है, जिससे कि फिश और जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं उनको नुकसान पहुँचता है। क्लियर? तो अगर वाटर पोल्यूटेंट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा है तो एल्गे का ग्रोथ जल्दी होगा। ब्रह्मपुत्र रीजन इज़ नॉन फॉर। तो जो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? सूखे के लिए, बाढ़ के लिए, चक्रवात के लिए, सुनामी के लिए? ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन या सुनामी? तो देखिए ब्रह्मपुत्र रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे मोस्ट हाईली फ्लड कॉजिंग लार्जर रिवर यहाँ पे जो है वर्ल्ड में होता है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि 2.56 ईयर्स में जो है यहाँ पे जो है फ्लड यानी कि बाढ़ आ ही जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रीजन इज नॉन फॉर फ्लड। ऑप्शन बी बाढ़ के लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड बाय। तो अर्थक्वेक को कैसे नापा जाता है, किससे नापा जाता है? भूकंप की माप क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोप या बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर जियोफोन्स? तो यहाँ पे देखिए अर्थ को नापने के लिए जो है जो यूज़ किया जाता है दैट इज सी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ऑप्शन जो है यहाँ पे। वहीं पे स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो साइंटिस्ट लोग लाइट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। वहीं पे बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो जियोफोन होता है वो वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो कि एक्सप्लोजिव से जो सेस्मिक रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन द्वारा जो है एक्सप्लोजिव होता है उससे रिलेटेड जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जियोफोन्स यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट या रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे धनी स्रोत क्या है? तो सबको पता होगा दैट इज ऑप्शन ए कोल। कोल में कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है EMP स्टैंड फॉर। तो EMP का क्या मतलब होता है? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, पर्यावरण निगरानी परियोजना, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान यानी कि पर्यावरण प्रबंधन योजना, या एजुकेशन मैनेजमेंट प्लान, पर्यावरण शैक्षणिक प्रबंधन योजना, या फिर इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान, पर्यावरण निगरानी योजना? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है EMP स्टैंड फॉर दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। EMP का मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान यानी कि पर्यावरण प्रबंधन योजना होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड।
तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, माइकोलॉजी, इकोलॉजी या पेडोलॉजी? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन सैंड, ग्रेवल और लिक्विड। सैंड, ग्रेवल और लिक्विड में प्लांट को उगाने की प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। वहीं पे माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगाई। फंगी के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है और फिजिकल सराउंडिंग से कैसा रिलेशन, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। वहीं पे पेडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट फॉर भोपाल गैस स्ट्रेटजी वॉज। तो भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो है 2 दिसंबर 1984 को हुआ था और वहाँ पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल नाम की कंपनी थी, जहाँ से एक गैस जो है निकला था और जिसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारक था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पैन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर प्रोपिल अल्कोहल। तो भोपाल गैस स्ट्रेटजी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था? दैट इज MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट सलाइन सी। सबसे ज़्यादा क्षारीय समुद्र कौन सा है? डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी या फिर बाल्टिक सी? तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्षारीय पूछा है, सबसे कम क्षारीय होता है यानी कि सबसे कम सलाइन सी होता है दैट इज़ बाल्टिक सी, लेकिन सबसे ज़्यादा साल क्षारीय पूछा है दैट इज़ मोस्ट सलाइन सी दैट इज़ डेड सी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपके डिफरेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रगौरव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और जीके जीएस पे ध्यान रखना है, तो आप जो है आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।